नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। सादा जीवन उच्च विचार, यही है भारतीय किसान। सचमुच में भारतीय किसान भारतीयता का सच्चा प्रतिनिधि है। उसमें भारत की आत्मा निवास करती है। मगर ये कड़वा सच है कि घोर परिश्रमी और सीधा साधा होने के बावजूद भी भारतीय किसान की जीवन दशा बहुत ही दुखद है। उसका संपूर्ण जीवन जोखिम भरा है, इसलिए उनके जीवन दशा को अभी और ऊपर उठाना होगा। इस कार्य के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं और खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देते हैं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी बुआई सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से अप्रैल तक की जाती है। गन्ना की खेती में किसानों के सामने जो बड़ी समस्या रहती है वो है किस्मों का चुनाव। इसलिए आज हम गन्ना की उन्नत किस्मों की जानकारी लाए हैं, जो प्रस्तुत है आज के इस विशेष अंश में। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शरदकालीन और बसंतकालीन फसल के रूप में की जाती है। शरदकालीन फसल के लिए 15 सितंबर से अक्टूबर तक और बसंतकालीन फसल के लिए फरवरी से अप्रैल तक इसे किया जाता है। गन्ने की खेती में किस्मों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज कई ऐसी किस्मों का विकास किया जा चुका है जिनसे किसान अच्छी उपज ले रहे हैं। आइए गन्ने की उन्नत किस्में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CO 0238 किस्म की, जिसकी खेती प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया पर की जा रही है, जो कि एक अगेती किस्म है। यह किस्म सामान्य दशाओं के अलावा जलभराव और कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी उपज देती है। इस किस्म से 850 से 970 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज मिलती है। लेकिन इस किस्म में लाल सड़न रोग के कारण कई किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। इसी वजह से बुआई के समय मिट्टी उपचार और बीज उपचार जरूर करें। दूसरी उन्नत किस्म है 08272। ये भी अगेती किस्म है जिसमें रोगों की समस्या नहीं आ रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान 0238 किस्म का एरिया कम करें और 08272 का एरिया बढ़ाएं। इस किस्म का गन्ना काफी मजबूत होता है। इस किस्म की अधिकतम उपज 1200 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। अगली किस्म है CO 12029, जिसे पिछले वर्ष ही जारी किया गया है। ये किस्म मध्यम देर से तैयार होती है। इसका गन्ना काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से गिरने की समस्या नहीं आती। इसके अलावा लाल सड़न रोग से पूरी तरह से मुक्त है। इसकी पैदावार लगभग 850 से 960 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। किसान भाइयों, इन सभी किस्मों की पेड़ी अच्छी होती है और चीनी की अधिक रिकवरी भी आती है। इसके अलावा अन्य किस्मों में आप 0118, 94-184, UP 05-125, 08279 और 09232 आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। इन किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आप उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, कृषि विश्वविद्यालयों, गन्ना मिलों और प्रगतिशील किसानों से संपर्क करें। बासमती धान की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक एरिया पर की जाती है। इस फसल से उत्पादित चावल में महक सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे बनाए रखने के लिए बहुत सी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें आज कीट नियंत्रण में रखी जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से बता रहे हैं। आप किसान भाइयों की बासमती की फसल इस समय वृद्धि कर रही है। कुछ लोगों के यहाँ पे बाली बनने को है। इस बासमती की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ ऐसे कामों की ज़रूरत होती है, जैसे कि रोग प्रबंधक, कीट प्रबंधक। इन का अच्छा प्रबंध करने से आप लोगों के खेत में पैदावार अच्छी मिलेगी और इनमें जो आप पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हो उनको कम करते हुए बहुत सी ऐसी विधियां हैं जो हम आपको यहाँ बताएंगे और आप उनका अपने खेत पे उपयोग करके उसमें कम पेस्टिसाइड में भी अधिक पैदावार और गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जैसा कि आपकी बासमती की फसल रोपाई के तुरंत बाद आपके खेत में पत्ती लपेटक कीट आता है, जिससे हमारे किसान भाई इतने परेशान हो जाते हैं कि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, पत्तियों पर स्क्रैच आ जाते हैं और वे तुरंत दवाई लगाना शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वह है पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सुंडी का शरीर हरे रंग का तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नालीनुमा रचना बनाती है। इस कीट के
प्रकोप से किसान भाइयों को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपकी धान की फसल में बहुत थोड़ा सा नुकसान करते हैं। जो आपकी धान की फसल की जो पत्तियां हैं उसको थोड़ा सा खुरच लेते हैं, उसका हरित लवण को थोड़ा सा खा लेते हैं। और हमारे किसान भाई इसी डर से, इसी को देख के बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कीट की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई चाहें तो एक रस्सी खिंचवा दे या तेज पानी की बौछार से भी इस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस बौछार से उसका जो जाला बना हुआ है पत्ती में जहाँ वो छुप कर बैठा है वो टूट जाएगा और वो गिर जाएगा। रस्सी खिंचवा सकते हैं। और रोपाई के 15 से 20 दिन की अवस्था में एक पाटा प्रैक्टिस होती है, जिसमें खेत में पानी दे के 15 से 20 किलोग्राम के एक पाटा ले लें जो लगभग 2 मीटर लंबा हो। उसको एक आदमी खेत में चला दे तो वो पत्तियों के अंदर जो छुपी हुई सुंडियाँ हैं उसको नीचे गिरा देगा। उससे आपके खेत में पत्ती लपेटक का प्रकोप कम हो जाएगा। किसान भाइयों, बासमती धान की फसल में अगर कीटों का नियंत्रण जैविक या यांत्रिक विधियों द्वारा नहीं हो पा रहा है, तब आप रासायनिक विधि को प्रयोग में लाएं। इस विधि से पत्ती लपेटक कीट से फसल को बचाने के लिए ट्राइजोफास या मोनोक्रोटोफास दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। तो पत्ती लपेटक कीट से किसान भाइयों को कभी भी नहीं घबराना चाहिए। इसके बाद दूसरा कीट आता है तना छेदक। तना छेदक हमारे किसान भाइयों के खेत में लगभग 20-25 दिन बाद दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो किसान भाई उसको पहचान नहीं सकते उनको मैं बता दे रहा हूँ कि वे अपने खेत में सुबह को जाएं और खेत के पूरब की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो धान की ऊपर की पत्ती के ऊपर एक सफ़ेद और हल्के से पीले रंग की तितली कह सकते हैं आप, कीट बैठा हुआ नजर आएगा। किसान भाइयों, तना छेदक कीट की सुंडियां काफी हानिकारक होती हैं। ये हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सुंडी के पंख पीले होते हैं। ये पौधे की गोब में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे के गोब के तने को काट देती है, जिससे गोब सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। जब वो आपके खेत में अधिक नजर आ रहा है तब आप उसकी रोकथाम का उपाय अपना सकते हैं। दूसरा, आप अपने खेत में उनको जांच करने के लिए फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं, जिनकी 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप लगाने की रिकमेंडेशन होती है। इसके अलावा आप खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे और 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोब मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल शुरुआती अवस्था में है तो आप तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें अथवा कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी रहना चाहिए और यदि आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है तो क्लोरांट्रानिलिप्रोले 18.5 SC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। अमरूद के बागान अपने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और अक्सर अमरूद के बाग में कोई न कोई पेड़ उकठा रोग के कारण सूख जाता है। इस रोग से अमरूद के हर आयु के पौधे प्रभावित होते हैं और यदि समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये रोग पूरे बाग में फैल जाता है। इसलिए उकठा रोग की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से। अमरूद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें एक रोग है उकठा, जिसको विल्ट कहते हैं। ये फफूंद जनित रोग है और इसकी इतनी बड़ी समस्या है अमरूद उत्पादन में कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं कहीं तो 80% पौधे तक विल्ट या उकठा से प्रभावित हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों में पहले पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, फिर बाद में सूख जाता है और ये भी हो सकता है कि पूरा पौधा ना सूख के एक डाली सूख जाए और एक डाली हरी रहे, तो इसमें अंततः पूरा पौधा सूख जाएगा। ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो, लेकिन ये
जो फफूंद जनित रोग है, यह मुख्य रूप से पानी का शोषण रोक देता है, जिससे पौधे पानी की कमी जैसा दिखाई दे के सूख जाता है। तो इसके बचने के लिए शुरू से लगाने से पहले ही ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मिट्टी को अगर गड्ढा जो खोद रहे हैं उसको 2 हफ्ता पहले खोद के उसको फार्मलिन से उपचारित कर दें, गड्ढे की मिट्टी को और गड्ढे को, और पॉलीथीन शीट से ढक दें, जिससे कि रोगजनक मर जाए। इसके बाद आप जब लगा दिए पौधे तो उसमें मृदा को बाविस्टीन के 0.1% घोल से उपचारित कर दें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों की, इसमें ट्राइकोडर्मा 25 से 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला के उसके तना और जड़ के चारों तरफ फैला के मिट्टी में मिला दें, जिससे स्वतः जो है रोग कारक फंजाई को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक काम और कर सकते हैं कि ये नीम की खली 10 किलोग्राम नीम की खली को लेके उसको पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ और जड़ के एरिया में अच्छे से मिला दें, जिससे कि रोग कारक का नियंत्रण किया जा सके। हमारे जिन किसान भाइयों के अमरूद के बाग में उकठा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो वह रोग ग्रसित टहनियों को काटकर नष्ट कर दें और पौधे के कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगा दें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पालेंगे। इन विधियों को अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मानपुर, जिला उधम सिंह नगर के जयलाल नेगी ने। आपने गिनी फाउल पक्षी के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गिनी फाउल पालन जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। सामान्यतः गिनी फाउल को अगर हम देखें तो ये प्रजाति मुर्गी पालन के ही उसमें परिवार में आती है, मुर्गियों के ही परिवार में आती है, और इसका जो उत्पत्ति है वो साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका में भी एक गिनी क्षेत्र है और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो गिनी फाउल को अगर हम देखें तो मुर्गी पालन की तुलना में इसमें बहुत सारे किसान के लिए लाभ हो सकते हैं। दूसरा जो प्रजाति के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गिनी फाउल में बहुत सारी प्रजातियां हैं, और जिनमें खासकर जो जैसे सफेद या पर्ल या लेवेंडर, सामान्यतः 3 प्रजातियां जो है काफी पॉपुलर हैं, और इन तीनों प्रजातियों को हम सामान्यतः दुग्ध प्रोजनीय या हम जो है डुअल पर्पज मतलब मांस और अंडा दोनों उद्देश्य से हम जो पाल सकते हैं। और प्रजातियों के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीनों प्रजातियों का जर्म प्लाज्म जो हमारे पंथनगर विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कुक्कुट फार्म है वहाँ भी इनका जर्म प्लाज्म अवेलेबल है। जो हमारे किसान भाई हैं उनके चूजे और अंडे वो शैक्षणिक कुक्कुट फार्म नगला जो है पंथनगर से वो ले सकते हैं उसमें जो। दूसरा जो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, वहाँ भी इनका जर्म प्लाज्म अवेलेबल है, उपलब्ध है। और इज्जत नगर जो संस्थान है उसने इन प्रजातियों में संकरण करके कुछ नई स्ट्रेन और विकसित की हैं, जिनको हम जो है बहुत सारी जो रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों की जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें हम आराम से बैकयार्ड के रूप में हम जो है उनको पाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं उसमें। तीसरा, इसके आवास की अगर हम दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मुर्गी पालन में जैसे हम जो है डीप लिटर सिस्टम या सेमी इंटेंसिव सिस्टम या केज प्रणाली इस तरह की हम अपनाते हैं। गिनी फाउल पालन में अगर हम बैकयार्ड रूप में अगर अपना रहे हैं तो इसमें किसी कीमती आवास व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम खुले में आराम से इनको ग्रेजिंग करके हम जो आराम से रख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि गिनी फाउल पक्षी को दिए जाने वाले आहार की बात की जाए तो इसे ब्रायलर के दिए जाने वाले राशन एवं चराई पर पालते हैं, जिसमें प्रथम सप्ताह प्रति पक्षी प्रतिदिन 5 ग्राम, दूसरे से चौथे सप्ताह 10 ग्राम, चौथे से छठवें सप्ताह 15 ग्राम,
छठवें से 8वें सप्ताह तक 20 ग्राम, 10 से 12 सप्ताह तक 25 ग्राम, 12 से 14 सप्ताह तक 30 ग्राम और 14 से 16 सप्ताह तक 32 ग्राम ब्रायलर राशन दिया जाता है। उसमें जैसे छोटे स्तर पर अगर हम गिनी फाउल पालन कर रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के संतुलित या कीमती आहार की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम जो है भेड़ बकरियों की तरह, जैसे हम भेड़ बकरियां चुगा करके पालते हैं, उस तरह हम एक छोटे समूह में 20, 25, 30 गिनी फाउल जो है हम ग्रेजिंग करके उनको हम आराम से पाल सकते हैं। दूसरा, इसके आहार की जो आवश्यकता है, ये बहुत सारी लगभग 70-80% तक आहार की आवश्यकता बाहर से बहुत सारी चीजों को चुक करके, खासकर जैसे बरसात में होंगे या और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनको चुक करके ये अपने आहार की आवश्यकता पूरी कर लेती है। उसमें जो है बीमारी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गिनी फाउल जैसे बटेर में किसी भी घातक बीमारी की समस्या नहीं होती, उसी प्रकार जो है मुर्गियों की तुलना में गिनी फाउल में किसी भी विषाणु जनित या किसी भी जीवाणु जनित घातक रोग की कोई संभावना नहीं होती। और इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि गिनी फाउल वास्तव में मुर्गी पालन का एक बैकयार्ड के रूप में बहुत ही एक अच्छा विकल्प है। अच्छा मतलब जो है अल्टरनेट है। उसमें किसी भी रानीखेत फाउल पॉक्स या मैरेक्स या गम्मोरो इस तरह की कोई भी बीमारी के होने का इसमें खतरा नहीं रहता। दूसरा, इस पक्षी को अगर हम देखें गिनी फाउल को, तो बेसिकली ये सीजनल ब्रीडर पक्षी है और इसमें जो अंडा उत्पादन है वो एक सीजन के हिसाब से होता है। इसमें मार्च अप्रैल में अंडा शुरू होता है, अंडा उत्पादन शुरू होता है और उधर सितंबर एंड तक जो है इसमें अंडा उत्पादन चलता है। और एक सीजन में एक पक्षी से लगभग 100 से 110 या 115 अंडे जो है हमें एक सीजन में एक मादा पक्षी से हमें मिल जाते हैं। और एक मादा पक्षी को हम लगातार जो है 3 चक्र तक, जैसे पहले उसमें हमें मार्च से सितंबर पहली साल में, फिर दूसरी साल में, फिर तीसरी साल में, मतलब 3 साल तक हम जो है उस पक्षी को हम अंडा उत्पादन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक मादा पक्षी से गिनी फाउल में 350 साढ़े 300 तक हमें जो अंडा उत्पादन मिल सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कड़कनाथ नस्ल की मुर्गी का पालन है कई तरह से लाभ का सौदा। उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।